तो गाइस राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ, आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में जो हम सेम एमसीक्यूज देखेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। पहली बात, एक तो मैं कोई टीचर नहीं हूं, एक लर्नर हूं आपकी तरह, तो मिस्टेक हो सकती हैं बीच में। अगर मिस्टेक होगी तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि रेगुलर में रहे या रेगुलरिटीज़ रहे। और अभी सिपाही फार्मा का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें भी हेल्प हो सकती है थोड़ी बहुत। और बाकी आगे एग्ज़ाम आएंगे जितने भी जीपैट से रिलेटेड या गवर्नमेंट टेस्ट जितने भी, ठीक है, एग्जिट एग्ज़ाम मेनली, ठीक है, उसमें भी जो है वो एमसीक्यूज जो है पूछे जाएंगे आपसे, तो उसके लिए जो आपको हेल्प होगी। तो 10 तक क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे, 11th क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट जिसने नहीं देखा हो, पार्ट फर्स्ट भी देख सकता है जाके, ठीक है। कोई अगर गलती होगी या आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास 11th क्वेश्चन आता है, यूरिया फॉर्मेशन अक्कर इन, ठीक है। यूरिया फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? हार्ट, लीवर, स्प्लीन या किडनी, मतलब किस ऑर्गन में यूरिया की फॉर्मेशन होती है बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, अब देखो इसमें बात क्या है, यूरिया की फॉर्मेशन की बात की गई है, ठीक है। तो यूरिया जो है वो हाँ जी, यूरिया जो है वो यूरिया साइकिल के द्वारा बनता है। क्या बनता है? यूरिया साइकिल के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये साइकिल जो चलती है इसमें क्या होता है, अमोनिया होता है सबसे पहले। अमोनिया जो होता है वो कार्बोमाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। किस में? कार्बोमाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आपने ये साइकिल पढ़ी होगी, यूरिया साइकिल। फिर कार्बोमाइल फॉस्फेट जो होता है वो ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। देन सिट्रुलिन बनाता है, ठीक है। सिट्रुलिन जो होता है वो आर्जिनोसक्सिनेट बनाता है। आर्जिनोसक्सिनेट आगे आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है और आर्जिनिन जो होता है वो हाइड्रोलाइज्ड होकर यूरिया बनाता है, ठीक है। अमोनिया कार्बोमाइल फॉस्फेट, कार्बोमाइल फॉस्फेट के बाद ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करने के बाद सिट्रुलिन बनेगा, सिट्रुलिन बनने के बाद आर्जिनोसक्सिनेट बनेगा, आर्जिनोसक्सिनेट आर्जिनिन बनाता है और फिर वो हाइड्रोलाइज्ड होकर यूरिया में हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एक नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है ये, ठीक है, इज फॉर्म्ड इन अ बॉडी ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन द हिपैटिक सेल्स इन द लीवर। यूरिया जो होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जब ये हाइड्रोलाइज्ड होकर यूरिया बनता है तो यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है और एंटर होता है ब्लड में। अब ब्लड में जाने के बाद क्या होता है, ये किडनी में जाता है, फिल्टर होता है और यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है यूरिया, ठीक है जी। तो इसमें मेन रोल किसका है? लीवर का मेन रोल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बाइल इज फॉर्म्ड इन लीवर। बाइल कैसे फॉर्म्ड होता है, सॉरी, बाइल फॉर्म्ड इन, कहाँ पे बाइल बनता है? तो बेसिकली लीवर में ही बनता है, इसमें भी, ठीक है, इसमें भी ऑप्शन बी है, हाँ जी, ठीक है। तो बाइल जो होता है एक एक्वस लिक्विड सॉल्यूशन होता है जो लीवर में बनता है, ठीक है। मेनली बाइल साल्ट होते हैं बाइल में, बिलीरुबिन और इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। अगर आपने ब्लड से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा हो तो ब्लड में हमारे पास आता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन आता है एक चीज़, ठीक है, जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट होता है, ठीक है, उससे जो है वो बिलीविडिन बनता है। क्या बनता है? बिलीविडिन, और फिर बिलीरुबिन बनता है, आई थिंक, हाँ। तो बिलीरुबिन जो होता है वो क्या होता है, जो बिलीरुबिन बनेगा हमारे पास, ठीक है, वो क्या जाता है, लीवर में जाएगा। लीवर में जाने के बाद, ठीक है, वो क्या होता है, बाइल की फॉर्म में लीवर में चला गया। अब इन बाइल बाइल की फॉर्म में वो क्या चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बिलीरुबिन है, ठीक है, पहले लीवर में गया, लीवर के बाद वो बाइल की फॉर्म है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है यूरोविलिनोजन, कुछ ऐसा है, यूरोविलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है, यूरोविलिनोजन। अब जो यूरोविलिनोजन होता है, यूरोविलिनोजन जो होता है वो आगे जो होता है वो एक सेट्रोकोवलिन करके या कुछ एक आता है, क्या आता है, सेट्रोकोवलिन, आप देख सकते हैं, एक बार इसको चेक कर लेना। तो मेरे अकॉर्डिंग बिलीरुबिन जो होता है वो यूरोविलिनोजन में कन्वर्ट होने के बाद सेट्रोकोवलिन में कन्वर्ट, फिर फीसिस में जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। एक बुक है टॉर्सन की कुछ करके, एक एचपी की बुक है, उसमें बताया ये बहुत अच्छे से, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी की है, काफ़ी बड़ी बुक है, स्टैंडर्ड है। तो ये जो यूरोविलिनोजन बनता है बिलीरुबिन से, ठीक है, बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन से बिलिनोजन जो बनता है वो फिर जो होता है वो स्टेरकोवलिन में कन्वर्ट होता है। स्टेरकोवलिन जो होता है वो क्या होता है, फीसिस में निकल जाते हैं। अब यूरोविलिनोजन जो होता है
ये अगर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन अगर ये हमारे किडनी में चला जाए, ठीक है, किडनी में अगर ये जाता है तो उसके बाद ये जो होता है यूरोविलिन में कन्वर्ट होता है, यूरोविलिन में कन्वर्ट होता है और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। मतलब जो वाइल होता है वो कहाँ से बनता है, बिलीरुबिन से ही बनता है, ठीक है। बिलीरुबिन मेन रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है, बाइल, ठीक है। तो बाइल जो होता है वो कहाँ फाउंड होता है, हमारे पास लीवर में, ठीक है। कहाँ हो सकता है इस चीज़ का समझना है, लेकिन इसका मैं अगर आपको अलग से पढ़ना हो तो एक ब्लड वाला टॉपिक में अलग से पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा समझाऊँगा उसमें। तो बेसिकली बाइल जो होता है वो लीवर में फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो याद रखना आपने कि जो बिलीरुबिन होता है बेसिकली हीम पार्ट से बनता है, ब्लड के आरबीसी के हीम पार्ट से, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और साइट ऑफ। माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ की साइट है बेसिकली, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो साइट होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। किसकी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। अब क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होती है फाइनल स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। सेलुलर रेस्पिरेशन के 2-3 स्टेजेस होते हैं आई थिंक। सबसे पहली होती है ग्लाइकोलिसिस होती है, नेक्स्ट होता है पायरुवेट ऑक्सीडेशन, ठीक है। उससे अगर होता है सिट्रिक एसिड साइकिल एंड लास्ट होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। 3 होते हैं, ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस, देन पायरुवेट ऑक्सीडेशन, ठीक है, थर्ड होता है सिट्रिक एसिड साइकिल, फोर्थ होता है हमारे पास यही फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है फाइनल स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, ठीक है। और इट इज़ द प्रिंसिपल पर्पज ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड द प्रिंसिपल यूज ऑफ ब्रीथ इन ऑक्सीजन इज टू जनरेट एनर्जी इन द बॉडी। मतलब जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, जो ब्रीथ इन करते हैं, उससे एनर्जी जो होती है वो बॉडी में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वो मेन माइटोकॉन्ड्रिया का जो होता है काम होता है। तो इस साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है जी। विच इज़ नॉट अ ट्रू फॉर इंसुलिन। इंसुलिन के लिए कौन सी चीज़ जो है वो ट्रू नहीं है, मतलब कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। फर्स्ट आता है कि इट इज़ एम्फोटेरिक प्रोटीन, ठीक है भाई। इसमें जो होती है एम्फोटेरिक प्रोटीन, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है आपने सबने पढ़ा होगा, सॉरी, हाँ जी। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जिसमें एसिडिक ग्रुप भी हो और बेसिक ग्रुप भी हो, है ना जी। तो एम्फोटेरिक है इंसुलिन, कैसे है, क्योंकि इसमें एसिडिक ग्रुप जो आता है वो क्या आता है, COOH, और जो बेसिक ग्रुप आता है वो NH2 आता है, बेसिक ग्रुप, ठीक है। COOH एसिडिक होता है, बेसिक होता है NH2। एसिडिक है, एम्फोटेरिक है, सॉल्युबल होती है वाटर में, ठीक है। और इट इज़ इनएक्टिवेटेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा ये जो होती है वो इनएक्टिवेट होती है। इसलिए इंसुलिन को ओरली नहीं दिया जाता है, तभी इंसुलिन को ओरली नहीं दिया जाता है। इसमें जो होता है ये कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीएसिस मतलब जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन होते हैं उनके द्वारा इनएक्टिवेट होती है, इसलिए इसको जो होता है वो क्या किया जाता है, ओरली नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि इट कंबाइन विद जिंक टू लूज एक्टिविटी। ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। जब ये जिंक के साथ कंबाइन करती है तो एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। क्या एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, एक तो जब ये जिंक के साथ कंबाइन करती है तो इंसुलिन के, जब भी इंसुलिन जिंक के साथ कंबाइन करेगी तो जो हेक्सामेरिक फॉर्म होती है जिंक की उसको स्टेबलाइज करती है। उसके बाद इंसुलिन की स्टोरेज में काम करता है जिंक, और उसके बाद होता है इसके रिलीज को स्लो करने के लिए, मतलब धीरे धीरे इंसुलिन जो है वो रिलीज हो बॉडी में, उसके लिए हेल्प करता है जिंक, ठीक है। तो ये एक मतलब लूज नहीं करता एक्टिविटी जिंक जो होता है। तो इसमें आता है इंसुलिन जो होता है 51 अमीनो एसिड होता है इसमें। तो जो इसमें इंसुलिन की बात आती है इसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं, और इसमें जो होता है वो 21 अमीनो एसिड A चेन में होते हैं, 30 अमीनो एसिड B चेन में होते हैं, आप सबको पता होगा ये। तो ये वर्क करती है एज अ हार्मोन प्रोड्यूस इन द पैनक्रियाज एडेड टू ब्लड आफ्टर मील व्हेन शुगर लेवल आर हाई, और ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो जिंक के साथ कंबाइन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इंप्रूव द पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हार्ट रेट ऑफ 160 और 180 रेफर टू। 160 से 180 के बीच की हार्ट रेट को क्या बोला जा सकता है, आर्टियल फ्लटर,
आर्टियल फेब्रिलेशन, एडम सिंड्रोम्स या एक्टोपिक एक्टिविटी। तो बेसिकली इसको एक्टोपिक एक्टिविटी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है? 60 से 100 बीट्स पर मिनट। कितनी होती है? 60 से 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो जो एक्टोपिक एक्टिविटी होती है उसमें क्या होता है कि इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है 160 से 180, और इसमें जो होता है वो हार्ट जो होता है वो बहुत फास्ट जो होता है वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसमें भी दो स्टेजेस आती हैं हार्ट रेट में। एक आता है ब्रेडिकार्डिया और एक आता है टैकीकार्डिया। पता होगा आपको। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है कि हार्ट बीट जो होती है वो 60 से कम चल जाती है। मैंने बताया आपको कि 60 से 100 नॉर्मल होती है। क्या होती है? 60 से 100 नॉर्मल होती है। ब्रेडिकार्डिया में लेस देन 60 हो जाती है, और टैकीकार्डिया में ग्रेटर देन 100 जो होता है वो टैकी। टैकी से समझ लो अटैक, टैक तो मतलब बढ़ जाएगी हार्ट रेट, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास ये आता है आर्टियल फ्लटर आता है। इसमें क्या होता है? अरिदमिया का पार्ट होता है जिसमें हार्ट रेट जो होती है वो 250 से 300 के बीच में जो होती है वो चली जाती है बीट्स पर मिनट, ठीक है। और आर्टियल फिब्रिलेशन में आई थिंक 100 से 180 बीट्स पर मिनट के बीच में होती है। और एडम सिंड्रोम एक शायद स्किन से रिलेटेड कुछ एक सिंड्रोम होता है, इसका मेरे को इतना है नहीं ध्यान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। स्पिंचर ऑफ ओडी इज प्रेजेंट एट एग्जिट ऑफ। एग्जिट होता है जहाँ से बाहर निकलते हैं। सबको पता है एग्जिट क्या होता है? जहाँ से बाहर निकलते हैं। तो स्पिंचर ऑफ ओडी कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द एग्जिट ऑफ। किस एग्जिट के ऊपर, किस एग्जिट पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट होता है? एसोफेगस, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर, ग्लैल गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्पिंचर ऑफ ओडी होता है इसको हम बोलते हैं मस्कुलर बैल्ब। एक तरह से बैल्ब होता है। बैल्ब का मतलब जैसे मतलब दरवाजा होता है, खुलेगा बंद होगा, वैसे बैल्ब होते हैं। बैल्ब बेसिकली ऐसे होते हैं, ऐसे, सॉरी, ऐसे को करके, ऐसे को करके, ठीक है। मतलब ये खुलेंगे फिर बंद होंगे, ठीक है। ऐसे को बैल्ब होंगे ये, ठीक है। बैल्ब को बल्ब नहीं होता लाइट वाला। बैल्ब का मतलब है कि मतलब जो आपकी चीज़ को पास होने के लिए इजाज़त दे रहा है, एक तरह से मतलब अलाउ कर रहा है कि आप किसी भी चीज़ को पास कर सकते हैं। अगर वो बंद है तो पास नहीं कर सकते हो, खुले हैं तो पास कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो होता है वो गॉल ब्लैडर इसमें राइट आंसर आता है। स्पिंचर ऑफ ओडी इज द मस्कुलर बैल्ब सराउंडिंग द एग्जिट ऑफ गॉल ब्लैडर एट द एग्जिट ऑफ बाइल डक्ट एंड पेनिक्रेटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। जो ये जो होता है वो एग्जिट ऑफ गॉल ब्लैडर के एग्जिट के ऊपर होता है बेसिकली। तो ये रेगुलेट करता है बाइल और पेनिक्रेटिक जूस फ्लो को। जो बाइल और पेनिक्रेटिक जूस फ्लो होते हैं जो ड्यूडेनम में जाते हैं, उनके जो है वो कंट्रोल को, फ्लो को जो होता है वो कंट्रोल करता है। ये जो होता है वो एग्जिट ऑफ द गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। मतलब एग्जिट ऑफ द बाइल एंड पेनिक्रेटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। मतलब जहाँ से जो है वो बाइल डक्ट और पेनिक्रेटिक डक्ट ड्यूडेनम में जाता है, उस एग्जिट के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली याद रखना आपने, स्पिंचर ऑफ ओडी गॉल ब्लैडर के ऊपर होता है, एग्जिट ऑफ गॉल ब्लैडर। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। तो मेल सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? ये जो होता है वो लेडिग सेल से। इसमें आता है स्पर्मेटोजेनिक, सेरोटोली सेल्स, एपिडिडिमिस, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनिक, सेरोटोली सेल। तो इसमें आता है लेडिग सेल। लेडिग सेल कौन से होते हैं, ठीक है। आई थिंक इसमें जो होता है वो लेडिग सेल जो होते हैं हमारे यहाँ से जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो रिलीज़ होता है, ठीक है, मेल्स में। तो ये जो होता है प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? बेसिकली ये जो होते हैं वो टेस्टिकल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इनको कैसे किया जाए, ये कैसे जो होते हैं वो जो सेल्स हैं लेडिग सेल, इसमें क्या होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं, वो जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। और वो क्या करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपने हार्मोन पढ़े होंगे आपने, उसमें आपने देखा होगा कि कोलोजी में बहुत सारे हार्मोन आते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और फिर वो जो होता है बाइंड होता है किन सेल्स के ऊपर? लेडिक सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं उनके ऊपर बाइंड होगा, और देन जो होता है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करवाता है। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल से कन्वर्ट होता है टेस्टोस्टेरोन में। लेडिक सेल जो होते हैं कन्वर्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल को टेस्टोस्टेरोन में, ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर उसका लेवल बढ़ जाए, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो जो बढ़ा हुआ लेवल होता है वो बेसिकली इनहिबिट कर देता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, ठीक है। मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है,
रिलीज़ हुए पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। और ये जो जो क्या किया, रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हुए, किसके, लेडिक सेल के रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हुए, ठीक है, लेडिक सेल के ऊपर। और फिर जो होता है वो क्या, टेस्टोस्टेरोन यहाँ से रिलीज हो गया। अब अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है हमारे पास तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ही जो है वो इनिबिट करता है, मतलब नेगेटिव फीडबैक दे देगा एक तरह से, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है मेरे पास, ऑल द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ डायबिटीज़ एक्सेप्ट, सब डिसएडवांटेज है डायबिटीज़ की एक को छोड़ के, ठीक है। अ कंडीशन मतलब इसमें जो होता है वो कौन सी कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। ऑल द फ्लोइंग आर डिसएडवांटेज ऑफ डायबिटीज़ एक्सेप्ट, तो इसमें हाइपोथायराइडिज्म जो होता है वो एक्सेप्ट में है। हाइपोथायराइडिज्म जिसमें थायराइड ग्लैंड जो होते हैं बहुत ही कम थायराइड हार्मोन रिलीज करती है, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। सच थिंग इसमें जो होता है हार्मोन डिस्टर्ब द हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और जो होता है वो मेटाबॉलिज्म के जो होते हैं एस्पेक्ट को जो होता है इफेक्ट करती है। हाइपोथायराइड जो होता है इज मोस्ट प्रेवलेंट इन ओल्डर वुमेन, ठीक है, ओल्डर वुमेन में जो होता है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अ पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसमें ब्लड ग्रुप क्या आता है, ठीक है, कि कौन सा पर्सन जो होता है वो किससे ब्लड जो है वो ले सकता है। एक क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा था कि एंटीजन एंटीबॉडीज़ का था वो, ठीक है, कि कौन सा जो एंटीजन किस में पाया जाता है, वो पिछले पार्ट में था। तो इसमें है कि एक पर्सन ओ ब्लड ग्रुप का है, रिसीव ब्लड फ्रॉम अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप, सीधी सी बात है कि अगर ओ ब्लड ग्रुप का है तो वो ओ ब्लड ग्रुप से ही जो होता है वो ब्लड ले सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि अगर ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है तो वो ब्लड ग्रुप से ही जो होता है वो ले सकता है। रिसीव किससे कर सकता है, इसके ऊपर एक अलग से अगर देखा जाए हमारे पास, तो जो ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ये सब अलग अलग होते हैं। किससे रिसीव कर सकते हैं, किसको डोनेट कर सकते हैं, ये एक अलग है। तो सेम वैसे कि अगर ओ ब्लड ग्रुप है हमारे पास तो वो किससे रिसीव कर सकते हैं, तो वो ओ वाले से ही रिसीव कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक फैक्ट आता है कि जो ओ नेगेटिव वाला पर्सन होता है, याद रखेंगे, ओ नेगेटिव वाला जो है वो डोनेट कर सकता है हर किसी को, मतलब यूनिवर्सल डोनर है ओ नेगेटिव, याद रखना, ओ नेगेटिव इज ए यूनिवर्सल डोनर, वो किसी को भी जो है वो डोनेट कर सकता है। और जो ए बी पॉजिटिव है, सॉरी, ए बी, हाँ जी, इसमें एक और आता है, ए बी पॉजिटिव जो पर्सन है, ए बी जो पॉजिटिव पर्सन है वो जो है वो रिसीव करता है, रिसीव कर सकता है किसी से भी, ठीक है, मतलब वो यूनिवर्सल रिसिपेंट है, ठीक है, मतलब रिसीव कर सकता है किसी से भी, लेकिन मतलब जो है वो डोनेट किसको कर सकता है, सिर्फ ए बी पॉजिटिव, ठीक है। ओ वाला है, सॉरी क्वेश्चन पीछे रह गया, हाँ जी, ओ ब्लड ग्रुप वाला है वो क्या रिसीव कर सकता है सिर्फ ओ से ही, जो हमने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन डोनेट कर सकता है ओ नेगेटिव वाला हर किसी को, ठीक है। मतलब ओ आप याद रख सकते हैं कि एक यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन ए बी पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ए बी पॉजिटिव जो है वो डोनेट कर सकता है सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले को ही, लेकिन रिसीव कर सकता है हर किसी से। यूनिवर्सल ओ हो गया यूनिवर्सल डोनर, ए बी पॉजिटिव हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब रेसिपेंट, ठीक है। इसमें बताया एंटीजन एंटीबॉडी ये है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मेडिएटेड बाय, तो इन्फ्लामेशन बेसिकली जो होता है वो हिस्टामिन जो होता है वो के द्वारा ही होती है, ठीक है। तो इसमें हिस्टामिन आ जाएगा। हिस्टामिन केमिकल फाउंड इन सम ऑफ द बॉडी सेल्स, ठीक है, मास सेल में होता है, वहाँ से रिलीज होता है, एलर्जिक रिएक्शन देता है, बेसिकली मेन कारण होता है, जैसे फूड की एलर्जी होती है किसी को, डस्ट की, ठीक है, तो ये सब जो होता है हिस्टामिन रिलीज की वजह से ही होता है, ठीक है, मीडिएटेड बाय हिस्टामिन, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ही अगली वीडियो में अलग अलग जो है वो सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो इसके बाद कोग्नोसी देखेंगे, फिर फार्माकोलॉजी, धीरे धीरे हर सब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे। अगर एक्सप्लेनेशन में कोई गड़बड़ होती है, कोई चीज़ गलत मैं बोल दूँ तो आप उसको बता सकते हैं कि ये गलत है, ठीक है जी। राधे राधे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।